Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we were discussing about different vulnerable groups in India कि भारत में कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनके अंदर पॉवर्टी बाकी नेशनल रेशियो से ज्यादा है. देन आफ्टर डिस्पैरिटीज ऑफ पॉवर्टी इन डिफरेंट स्टेट्स, इंटर डिस्पैरिटीज इन इंडिया कि अगर हम अलग अलग स्टेट्स की बात करें किस प्रकार अंतर है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार, ये किस प्रकार हमारे यहाँ नेशनल रेशियो से ज्यादा वहां गरीबी है, किस प्रकार हमारे इंप्रूवमेंट किया गया केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब, हरियाणा में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, किस प्रकार इस गरीबी से बाहर आने के लिए कदम उठाया गया और किस प्रकार वो कामयाब हो. जैसे केरला में हमने देखा था ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया, वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स पर फोकस किया गया, हरियाणा पंजाब में एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पीडीएस के अंदर इंप्रूवमेंट किया गया इस गरीबी को कम करने के लिए. अब हमारे पास एक ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो तो था भारत तक सीमित कि हमारा किस प्रकार अंतर है गरीबी का. अब हमारे पास ग्लोबल पॉवर्टी ऐसा नहीं है कि भारत में ही ऐसा है, पूरे वर्ल्ड में अंतर तो है. पूरे वर्ल्ड में अगर पूरी पॉपुलेशन के लिए हम पॉवर्टी रेशियो निकालें तो शायद जो रेशियो आएगी उसमें भी बहुत सारे अंतर होंगे. किसी कंट्री में ज्यादा होगी जैसे हमारे स्टेट्स में है और किसी कंट्री में बहुत कम होगी. उसमें ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ये पूरे वर्ल्ड में भी गरीबी धीरे धीरे कम तो हुई है. जिस प्रकार भारत में कम हुई है उसी प्रकार पूरे वर्ल्ड में भी कम हुई है गरीबी. 1990 से 2008 के बीच में यानी 18 साल के अंदर 1990 में जहां ग्लोबल पॉवर्टी रेशियो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बैंक मेजर्स जो हमारे यहाँ अब लगभग $1.9 है, लगभग $2 हो गई, 1.9 है. उस टाइम पर 1990 की बात है 1.25 था. ये $1.25 पर डे पर पर्सन. एक व्यक्ति अगर $1.25 यानी $1.25 एक दिन में कमा सकता है तो गरीब नहीं है, वो बीपीएल से ऊपर आ गया. इससे नीचे कमाने वाला गरीब है. अब ये 1.9 है, लगभग 2. तो उस टाइम पर इसके अनुसार 43% पॉपुलेशन जो थी पूरे वर्ल्ड की वो गरीबी रेखा से नीचे थी 1990 में. लेकिन 2008 में 18 साल में 50% पर आ गई, 22% ही रह गई. इंप्रूवमेंट इज देयर, इसमें कोई दो राय नहीं. हमारे यहाँ गरीबी में भारत में जैसे सुधार हुआ पूरे वर्ल्ड में सुधार हुआ है. लेकिन इसमें भी अगर हम देखें नोट द रिजल्ट इन ऑल द कंट्रीज सेम, लेकिन यहाँ भी सभी देशों में बराबर रिजल्ट नहीं आया. सम कंट्रीज लाइक चाइना एंड साउथ एशियन कंट्रीज, कुछ साउथ एशिया, दक्षिण एशिया कुछ देश और चाइना की बात करें तो वहां इंप्रूवमेंट बहुत तेज गति से हुआ ड्यू टू द फोकस एंड ह्यूमन रिसोर्स. ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर, उसकी स्किल डेवलपमेंट के अंदर, उसकी हेल्थ के ऊपर पैसा लगाया गया जिससे रिजल्ट अच्छा निकला और ये हमारे सुधार हुआ. उसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सुधार की, देखो चाइना का कितना शानदार एग्जाम्पल है हमारे सामने, कितना इंप्रूवमेंट किया गया. इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है. अब देखो चाइना में 1981 जब 85% पॉपुलेशन, वर्ल्ड बैंक के जो हमारे मेजर उसके अनुसार 85% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी, गरीब थी. 2008 ये केवल 14% रह गई और 2011 में केवल 6% पर आ गई. ये देखो इंप्रूवमेंट. यानी बहुत सारे कंट्री जैसे जहां इंप्रूवमेंट बहुत तेज गति से हुआ, वहां ह्यूमन रिसोर्स पर फोकस किया गया, मानव संसाधन पर फोकस किया गया और इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बहुत ज्यादा सुधार किया गया. लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें हम हमारे देशों की, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इनके अंदर इतनी तेज गति से इंप्रूवमेंट नहीं हुआ. इंप्रूवमेंट तो है, गरीबी कम हुई है लेकिन इतनी तेजी से नहीं हुई. यानी आज भी भारत की अगर बात करें तो 21.9, 2011 की सेंसस के अनुसार 21.9% पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन और वर्ल्ड बैंक की मेजर के अनुसार इट इज अबाउट 25%, 25% से भी ज्यादा है. तो यहां केवल 6% पर आ गई. तो इतना तेज इंप्रूवमेंट हमारे यहां नहीं हुआ, बाकी कंट्रीज में नहीं हुआ. अब देखो एक और चीज अगर देखें, सब सहारन कंट्रीज, सब सहारन अफ्रीका कंटिनेंट के वो क्षेत्र जहां सहारा जो मरुस्थल है उसके आसपास के इलाके हैं, वहां तो गरीबी बढ़ी है, पहले से भी ज्यादा गरीबी बढ़ी है वहां यानी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, वहां तो गरीबी बढ़ी है. उसके बाद लैटिन अमेरिका की बात करें, लैटिन अमेरिका बेसिकली द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिकन कंटिनेंट, ज्यादातर वो कंट्रीज हैं जो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट के हैं और ये ज्यादातर वो देश हैं जिनके ऊपर कभी स्पेन, पुर्तगाल जैसे देशों ने शासन किया, जैसे मैक्सिको भी उनमें से एक है. तो इस प्रकार लैटिन अमेरिका की कंट्री हैं जो साउथ अमेरिकन कंट्री ज्यादातर कंट्रीज स्टेबल, वहां पहले भी इतनी थी आज भी इतनी है, यानी वहां कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, लगभग वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई है गरीबी की. उसके बाद
रसिया, जहां एक बार के लिए ये तय हो गया था कि नो वन इज पुअर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेजर्स, की कोई शायद गरीब नहीं है, 0% पर था, रीसरफेस वापिस वहां गरीबी आनी शुरू हो गई। वहां भी कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जो बीपीएल में आ रहे हैं। तो ये था हमारे पास ग्लोबल जो ट्रेंड है। ग्लोबल की अगर बात करें तो इंप्रूवमेंट तो हुआ है, 50% तक आ गई हमारे यहाँ पॉवर्टी पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उसमें भी कुछ देश, चाइना जैसे जिन्होंने बहुत तेज गति से सुधार किया, उसके अलावा कुछ एक देश हैं जहां आज भी वैसी बनी है, कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहां वापिस बढ़ रही है, और जहां पहले बिल्कुल 0% थी वहां भी वापिस आ रही है। ये अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल है कि ग्लोबल पॉवर्टी में किस प्रकार, जैसे भारत में एग्जाम्पल है, कुछ स्टेट ने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया, कुछ एक स्टेट आज भी पिछड़े हुए हैं। जैसे हमने बिहार उड़ीसा का एग्जाम्पल देखा था, मोर देन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उसी प्रकार यहां भी कुछ एग्जाम्पल है, वर्ल्ड के कुछ देशों की हालत भी ऐसी है। अब हमारे पास कि भारत में महत्वपूर्ण कारण क्या रहे गरीबी के, क्यों इतनी गरीबी रही भारत में, क्यों आज है, क्यों रही है, तो उसमें अगर हम कोई तो पॉवर्टी देखें तो सबसे पहले तो जो हमारे पास ब्रिटिशर्स ने इतने लंबे समय तक शासन किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हमारे ऊपर, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, दे रूइंड आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट, जो हमारे हाथ का काम था, शिल्प का काम था, चाहे कपड़े बनाना, चाहे टोकरी बनाना, चाहे हमारे जितने मेटल्स के काम होते थे, चाहे पोट्री वगैरह हैं, जितने भी हमारे काम होते थे, उसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी हमारी, कपड़ा उद्योग सबसे मजबूत था, उन सबको इन्होंने बर्बाद करने की पॉलिसी जैसी रही, जिनकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो खत्म होती चली गई। तो पहला तो हमारे ब्रिटिश पॉलिसीज थी, उन्होंने हमें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया और हमारी लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ कम रही। दूसरी तरफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लगातार भारत की पॉपुलेशन बढ़ती रही, चुनौतियां बढ़ी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रोजगार देना और उसके लिए फूड प्रोवाइड कराना, खाने की सुविधाएं प्रदान करना बहुत बड़ी चुनौती रही हमारे सामने। तो हमारे पास गरीबी के सबसे बड़े फैक्टर है तो ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश समय रहा, उसने हमारे पास इस प्रकार की पॉलिसीज अपनाई, टोटली एक्सप्लोटेटिव पॉलिसीज की पूरी तरह शोषण करने वाली नीतियां अपनाई, एंड दे अर्न द ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम एयर, उन्होंने यहां से तो बहुत प्रॉफिट कमाया लेकिन हमारी इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दिया, तो हमारा रोजगार नहीं रहा। दूसरा, हमारे पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, ग्रोथ रेट कम, पॉपुलेशन का लगातार बढ़ना, इन दोनों ने हमारे गरीबी की हालत ज्यादा विकराल बना दी। अब उसके बाद हमारे पास हमारे प्रयास तो किए गए इस गरीबी से बाहर आने के लिए, जैसे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस की भारत में, किसके लिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, की हमारे यहाँ जो अनाज है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, द इफेक्ट वाज ओनली टू सम स्टेट्स, कि इसका जो प्रभाव था कुछ एरिया तक रहा, सम एरियाज आर इफेक्टिव बाय इट ओनली, कि कुछ एक एरिया तक इसका प्रभाव रहा। उसमें भी अगर हम बात करें तो उसमें ज्यादातर आपने पहले भी पढ़ चुके हो, उसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभाव इन इलाकों में देखने को मिला। बाकी जो थे इसकी वजह से जो परसेंटेज बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन इसके अलावा बाकी देश में इसका प्रभाव कम रहा, जिसकी वजह से इतने रोजगार नहीं डेवलप हुआ है। दूसरा, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने शुरुआत में आपने देखा था मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करे, जॉइंट सेक्टर में काम किया जा सकता है, जहां पॉसिबल हो प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाए, गवर्नमेंट भी उसमें इनिशिएटिव ले। हमारे प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट सेक्टर हर जगह इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन जो इंडस्ट्रीज थी, नॉट एट ए लार्ज स्केल टू अब्सॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स, जितने लोगों को रोजगार चाहिए था इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकती थी, इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई भारत में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पहले गांव में गरीबी थी, जो लोग गांव में सीमित थे, खेती में काम करते थे, उनको जहां रोजगार नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज के लिए शहरों में आए। जब उनको वहां भी काम नहीं मिला तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो भी काम मिला, चाहे वेंडर्स की इधर उधर घूम फिर के चाय या हमारे यहाँ सामान बेचना, या उसके साथ साथ जैसे हमारे गलियों में ठेले लेके घूमना, तो हाँ अलग अलग ये काम करने शुरू कर दिया। और धीरे धीरे इन लोगों के पास पैसा नहीं था तो उनको क्या, स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियों में, शहरों के अंदर झुग्गी झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिया। और ये जो गरीबी जो पहले केवल गांव में दिखाई देती है, अब शहरों में भी आ गई, यानी अर्बन पॉवर्टी का रूप ले लिया उसने। शहरों के अंदर वो लोग जिनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा था, छोटे मोटे काम धंधे करने शुरू कर दिए, जैसा काम मिलता, चाहे कैजुअल वर्कर्स थे, चाहे वेंडर्स थे, हॉकर्स थे, उन्होंने सबने इस प्रकार काम करना शुरू कर दिया। और कहाँ रहना शुरू कर दिया, शहर के आउटस्कर्ट, बाहर वाले इलाकों में झुग्गी झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिया। और ये अब अर्बन पॉवर्टी का रूप ले लिया इसने, इंडस्ट्रीज आने के बाद भी रोजगार नहीं मिले। अब हमारे पास एक और बड़ा कारण रहा इनकम इनइक्वालिटी, कि हमारे यहाँ देश की अगर जीडीपी की बात करें या ग्रोथ रेट की बात करें बढ़ी, लेकिन इसका बेनिफिट सबको नहीं मिला, इसका बेनिफिट सबको नहीं मिला। कुछ ऐसे वर्ग रहे जिन्होंने बहुत ज्यादा बेनिफिट लिया, हाई इनकम तक पहुंचे, कुछ एक ऐसे जो और गरीब होते चले गए, यानी सबको इनइक्वालिटी है भारत में, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा कि इतनी बड़ी गरीबी दिखाई देती है। अब इसमें जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए, गवर्नमेंट अडॉप्टेड सम पॉलिसीज, कि हमारी सरकार ने कुछ नीतियां अपनाई
टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, की ज्यादातर लोगों को काम मिले। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक जो कदम उठाया गया सरकार के द्वारा था लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। और भूमि सुधार में क्या किया था? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की जो जमीन है, एक जमींदार उसके पास तो 200, 250, 300 एकड़ तक जमीन है और एक व्यक्ति ऐसा है जो लैंडलेस है, जमीन नहीं है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन अपनाया गया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया जाएगा, दोबारा वितरण होगा जमीन का। बट नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली बाय डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और जब किसी व्यक्ति के पास जमीन नहीं है तो मजदूरी करेगा, मजदूरी हर बार मिलेगी नहीं, तो गरीबी की स्थिति एज इट इज बनी रही और जो बड़े किसान है उन्होंने इसका प्रॉफिट भी लिया। तो हमारा इनकम इनक्वालिटीज। उसके बाद हमारे यहाँ और फैक्टर भी हैं बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमारे समाज में इतने सारे हम उत्सव मनाते हैं जिनके अंदर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अब आप देखोगे कि किसी घर में एक डेथ हो गई, देन आफ्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू फुलफिल द सोशल ऑब्लिगेशन, सामाजिक जो बाध्यताएं उन्हीं को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने इतने दिन के बाद इतने लोगों को ये चीजें, इतना सारा मतलब खाने पीने की व्यवस्था की जाए, किसी को ये दान देना है, उसके बगैर हमारे यहाँ जो मृत व्यक्ति है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो इसके ऊपर इतना सारा, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी उन सामाजिक जो जिम्मेवारियां उनको पूरा करने के चक्कर में कहीं चाहे उसको कर्जा लेना पड़े वो जिम्मेवारियां पूरी करता है। तो हमारे सोशल कल्चरल इसमें है, तो हमारे शादियों में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। उसके अलावा हमारे पास धार्मिक जो उत्सव मनाया जाता है उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। उसके बाद मैंने मृत्यु भोज की बात की कि जो हमारे यहाँ इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है ये भी गरीबी का बड़ा कारण है। जहां हम सक्षम नहीं होते उसके बावजूद पैसा लगाने का प्रयास करते हैं केवल समाज में अपनी हैसियत, अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए। अब उसके बाद हमारे पास है, अगर छोटे किसानों की बात करें, जहां किसान या तो जमीन है ही नहीं या छोटे किसान है, उनके पास डिफरेंट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, आधुनिक अगर यंत्र वो खरीदने हैं, खाद बीज जैसे इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न फार्मिंग मशीन, ये सारी खरीदने पैसा तो है नहीं सीड्स वगैरह डालने के लिए। अब वो क्या करेंगे? दे हैव टू टेक द लोन, उनको लोन लेना पड़ेगा। अब जैसे ही लोन लेंगे, इफ दे आर नॉट एबल टू पे, अगर मान लो किसी कारण फसल बर्बाद हो गया, अच्छी नहीं हुई, देन दे आर नॉट एबल टू पे, रिपीट, वो लोन वापस नहीं दे पाएंगे, देन डेप्टनेस, इन डेप्टनेस, वो कर्ज जाल में फंस जाएंगे। एक कर्जा पहले वाला उतरा नहीं, अगली फसल के दोबारा लेना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा गरीबी का एक और बड़ा कारण बन जाएगा, ये गरीबी का एक और कारण बन जाएगा। पहले ही गरीब है और बढ़ गया। तो ये हमारे यहाँ थे पहले तो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, अलग अलग पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में क्या हालत है गरीबी की। उसके बाद भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिश काल से जो आई, उसके बाद हमारे यहाँ पॉपुलेशन का बढ़ना, उसके बाद हमारे यहाँ कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट तो की गई, प्रयास तो किए गए, लेकिन नॉट सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं रही। उसके बाद इनकम इनइक्वालिटीज की, हर व्यक्ति को बराबर का अवसर भी नहीं मिला। उसके बाद हमारे सोशो कल्चर की, हमारे समाज में इतनी सारी हमने ऑब्लिगेशंस हैं जिनको पूरा करने में ही हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। उसके अलावा स्मॉल फार्मर्स दे हैव टू टेक द लोन एंड वी हैव नॉट अप्रोच टू द फॉर्मल सेक्टर, की ज्यादातर हमारे फॉर्मल सेक्टर है जैसे बैंक, कोऑपरेटिव, उनकी पहुंच हर जगह तक नहीं है, जिस वजह से इनको गाँव में जो लोन लेना पड़ता है ये और ज्यादा इनके लिए गरीबी का कारण बन जाता है। In the next class, we are going to continue how different policies are adopted by our government to remove or to minimize poverty, कि हमारा गरीबी खत्म करने या कम करने के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए, किन चीजों के ऊपर फोकस किया है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई। If you have any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.